इसका लफ्ज यूज कर रहा है अगो, लास्ट मंथ अगो, लास्ट ईयर अगो, अगो का लफ्ज यूज कर रहा है ना। इसका मतलब क्या है कि वो माजी की बात कर रहा है, सिंपल सेंटेंस की बात कर रहा है। तो यहाँ पर आप क्या यूज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान बड़ी सादा होती है। दोनों के अंदर आपने वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है, फर्स्ट फॉर्म। बच्चों वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी, एक में फर्क ये है कि विल और शैल का यूज है, दूसरे में फर्क है एस या ई एस का। डन है। तो आपको एक एमसीक्यूज इन तीनों से आएगा, इसलिए आपने 5 नंबर अपने पक्के करने हैं। वो कैसे करने हैं कि मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि आप सबसे पहले पहचान कर लें किस चीज़ की, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट में से एक या दो जुमले। ओके, तीनों किए सारे आपने पास्ट पेपर्स में इन 3 वालों को अच्छे से कर दिया कि 5 में से जैसा मर्जी मुश्किल फिक्र आपसे पूछ ले वो आए हुए हैं। जितने पास्ट पेपर उठा के देख लें उसने लाजमी आपसे प्रेजेंट कंटिन्यूस लास्ट में पूछा, कौन सा डन है। अक्सर उसने लफ्ज यूज किया एट प्रेजेंट का, किसका, नाउ। जब ये दो जुमले आ रहे इस तरह के, अब फटाफट समझ जाए कि वो किसकी बात करना चाह रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। और प्रेजेंट कंटिन्यूस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा होगा, इस आरएम का यूज होगा। डन है बच्चों। इसलिए एक हिस्सा आपसे वो अक्सर पूछ लेता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, 2 सेंटेंस पूछ लेता है क्लास के साथ, डिपेंडेंट क्लास के साथ, इंडिपेंडेंट क्लास के साथ। समझ आ गई बात की। किस तरह वो पूछ लेता है, पहला हिस्सा वो फ्यूचर इंडेफिनिट, दूसरा प्रेजेंट इंडेफिनिट। सही है जी। मोस्टली आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, फिर क्या आ गया, सही है जी, ये वाला फॉलो करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं जी, इसके साथ अगर करते हैं इफ यू स्टडी हार्ड गेट, अब वो क्या मिस करेगा, इसको मिस कर दे, वर्ब की पहली फॉर्म यूज करेगा। डन है। इस तरह का जुमला भी आपको आ सकता है, तो आपने इस चीज के लिए रेडी रहना। डन है बच्चों। इस तरह से आपने अपने 5 कीमती नंबर सॉल्व कर। उसके बाद आ जाए ये कैटेगरी इंतहाई आसान, इसमें होते हैं स्पेलिंग्स। क्या होंगे बच्चों, स्पेलिंग। इसको याद करने का तरीका क्या, एक तो आप लोग जब ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं, रीडिंग कर रहे होते हैं, उस वक्त आप एक एक लफ्ज़ को अच्छे से पढ़ा करो। उसका आपको फ़ायदा क्या होगा, एक तो आपके क्वेश्चन आंसर्स में आपके स्पेलिंग्स गलत नहीं होंगे, दूसरे नंबर पे आपको पता कीमती 4 नंबर है जो आपके कवर होंगे। आपकी जो ग्लोसरी होती है वो उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट मीनिंग्स निकाल के वहाँ पर लिखी होती है। और अक्सर एग्जामिनर क्या करता है, जो आपके ये जो वर्ड सेंटेंसेस हैं वो भी वहाँ पर बेस कर रहे होते हैं। उसके बाद जो आपका स्पेलिंग्स का पोर्शन है वो भी किसके ऊपर बेस कर रहा होता है, ग्लोसरी। डन है। तो जो बच्चा ट्रांसलेशन पढ़ने के बाद 5 मिनट अच्छे से अपनी ग्लोसरी को देख लेता है, एक तो वहाँ पर आपको सिनोनिम्स मिल जाएंगे, दूसरे नंबर पर आपको स्पेलिंग्स मिल जाएंगे। डन है। और सबसे बड़ी बात, जब आप लोगों ने स्पेलिंग्स को करना है 4 ऑप्शंस होती हैं, मोस्टली उसमें से 2 ऑप्शंस ऐसी होती हैं कि बच्चा आपस में कंफ्यूज हो रहा होता है, ये भी इसका सही है, ये भी इसका सही है। फिर आपने उसको देखना होता है कि आया कि मैंने ट्रांसलेशन के अलावा सोसाइटी में या इधर उधर कहीं पहले ये लफ्ज़ सुना है, मैंने इसके स्पेलिंग क्या पढ़े थे, क्या लिखे थे। थोड़ी सी अकल के साथ जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि आपकी 19 नंबर की मरूजी में सबसे आसान पोर्शन 4 नंबर का ये है, जो हर बच्चा, नलायक से नलायक बच्चा भी अपने 4 कीमती नंबर वहां से हासिल कर सकते हैं। डन है। तो ये पोर्शन आपको तसल्ली देगा कि यहाँ से 4 नंबर आपके। डन है। ऊपर वाले में से ए में से अगर आप थोड़ी सी तवज्जो से काम लें तो 3 नंबर हर बच्चा ले जा सकता है, इतनी अकल आपको है। डन है। उसके बाद आपके आगे पार्ट सी में सिनोनिम्स आ जाते हैं। यहाँ प्योरली आपको ग्लोसरी याद करना पड़ेगा। डन है। जो बच्चा ग्लोसरी याद करेगा उसके स्पेलिंग्स भी कवर होंगे,
सिनोनिम्स भी कवर होंगे और सबसे मेन चीज़ आपके क्वेश्चन आंसर्स में आपको हेल्प मिलेगी और उसके अलावा आपको ट्रांसलेशन में भी हेल्प मिलेगी क्योंकि वो मेन मीनिंग होता है जो आपके पूरे के पूरे पैरे को भी डिफाइन कर रहा है। डन है? तो इसलिए ग्लोसरी आपने लाजमी करनी है, उसको मिस नहीं करना। इसमें से आप आसानी के साथ 5/5 नंबर दे सकते हैं। आपने क्या करना है, क्योंकि उसमें आपने पूरी लाइन दे दी, पूरा सेंटेंस देना। जब पूरा सेंटेंस आप पढ़ेंगे आपने फटाफट ये सोचना है कि ये आपको किस चैप्टर की कौन से पैराग्राफ में से लाइन है। फर्स्ट करें पैट्रोटिज्म की लाइन दे देता है, आखिरी पैरे में से दे देता है और अंडरलाइन कर देता है कि इसको डिवॉइड करो। ओके, अब आपको इतनी समझ आ गई कि डिवॉइड का मतलब होता है महरूम। अब नीचे 4 ऑप्शन दिए होंगे, अब आप उसमें देखें कि इसमें महरूम होने की इंग्लिश क्या है, क्योंकि मतरादफ अल्फाज है ना, उससे मिलता जुलता लफ्ज़ है। जब आप बच्चे पूरा सेंटेंस रीड नहीं करते और जल्दबाजी करते हैं उस वक्त आपका सिनोनिम गलत हो जाता है। तो क्या करना, सिंपल आपने सिंपल उस पूरी जो लाइन है उसको आपने वो पूरी लाइन उसने एक्सप्लेन की होती है, उसमें से एक लफ्ज़ उसने अंडरलाइन किया होता है, वो आपसे पूछता है कि इसका सिनोनिम बताओ। जब आप अपने 12 चैप्टर्स में से आपने ट्रांसलेशन अच्छे से पढ़ी होती है, आपको उस पूरी लाइन का तर्जुमा याद आ जाता है। जब तर्जुमा याद आएगा उस वक्त आपको समझ आ जाती है कि इस लफ्ज़ का मतलब ये है, और जब आपको लफ्ज़ का मतलब समझ आ जाता है उस वक्त आप समझ जाते हैं कि इस लफ्ज़ के जो नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से जो इसके असल मतलब है वो ये है। डन है? तो आपके 5 कीमती नंबर आप ऐसे ले सकते हैं। उसके बाद 5 नंबर आपके कीमती में से एक प्रपोजिशन का जुमला आ जाता है, एक एडजेक्टिव में से आ जाता है, एक नाउन में से आ जाता है, 2 अदर्स होते हैं। डन है जी? तो यहाँ पर आप अंदाजा लगा लें कि 3 नंबर आप यहाँ से ले जा सकते हैं और 5 नंबर यहाँ से आगे, 3 इधर से आगे और 4, 3 4 7 और 5 कितने हो गए, 12 और 3। यानी कि अगर आपको ग्रामर शुरू से नहीं भी आती, 8वीं क्लास तक आप बच्चों की बेस नहीं भी है, लेकिन जितना आप लोगों ने सीख लिया 19 में से 15 नंबर आपके हाथ में। वो 4 नंबर जो रह गए, अगर आप थोड़ी सी कंसंट्रेशन के साथ, तवज्जो के साथ मजीद करें तो आप वो 4 कीमती नंबर भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन 15 नंबर ये ऐसा नहीं है कि 19 में से 19 ही आपके गलत होते जी, हमें ग्रामर आती नहीं। आपको पता है आपको 9 नंबर का पोर्शन सिनोनिम और स्पेलिंग की सूरत में ऐसा मिल रहा है जिसमें कोई रूल अप्लाई नहीं होता। आपने सिंपल स्पेलिंग चेक करना है और लफ्ज़ का मतलब समझना, आपने वहाँ पर पिक करना और आंसर दे देना। तो आप कॉन्फिडेंटली ये अपना बिलीव अपना स्ट्रॉन्ग रखें कि आप ऑब्जेक्टिव में से 19 में से 15 नंबर हर बच्चा हासिल कर सकता है। आपके सिर्फ 4 नंबर डिस्टर्ब हुए हैं, 15 नंबर आपने हासिल कर लिए। अभी अब आपके पास 56 मार्क्स का पेपर पड़ा होगा। 56 में से अब आपकी नई दौड़ शुरू होगी कि इसमें आपने क्वेश्चन बाय क्वेश्चन कितने नंबर लेने। अब इसमें से भी कुछ इजी क्वेश्चन हैं जिसमें से हर बच्चा पूरे नंबर लेता है, तो कुछ आपके 19-20 करने वाले, जिससे आपका ट्रांसलेशन का उर्दू से इंग्लिश वाला 5 नंबर का, उसमें 8 सेंटेंसेस आपको आएंगे। उसमें चूंकि आप बच्चों की वोकैब का इशू आता है, सेंटेंसेस का मसला आता है, उसमें आप कह सकते हैं कि आपका 1, 2, 3 नंबर मजीद डिस्टर्ब हो सकता है। अगर उस सवाल के अलावा अगर आप कहें कि आपका पेपर मजीद डिस्टर्ब होगा, फिर वो आपकी नालायकी या फिर आपकी लापरवाही। डन है? तो अब हम 56 मार्क्स को देखते हैं। ये 15 नंबर सबके लिए, हर बच्चे के लिए। अब थोड़ा सा बच्चा जिसके कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर है ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो कंफर्म रखे कि वो 2, 3, 4 नंबर मजीद एक्स्ट्रा ले जाके अपना ये पोर्शन 19/19 या 18-19 नंबर ले सकता है। तो ये कॉन्फिडेंस आप लोगों ने रखना है कि मरूजी इतनी मुश्किल नहीं होती। पास्ट पेपर्स में से मरूजी आती है। आपने पहला पोर्शन वर्ब्स वाला अपने टेंसेस की बेस को स्ट्रॉन्ग रखना है। ओके, देखना है कि कैटेगरी कौन सी है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके ज़हन में होने चाहिए कि ये जो लफ्ज़ अंडरलाइन किया गया इसका ताल्लुक कहीं नाउन के साथ तो नहीं है, एडजेक्टिव तो नहीं है, वर्ब तो नहीं है, एडवर्ब तो नहीं है, फास्टली तो नहीं लिखा हुआ। फास्टली तो हमने एलवाई सीखा था, ये तो क्या है, वर्ब एडवर्ब है। तो इस तरह से आप अपने कीमती नंबर अपने सिक्योर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट शुरू हो गया, वो कौन सा है, सब्जेक्टिव पार्ट। अब सब्जेक्टिव पार्ट में हम इसको देखेंगे कॉन्फिडेंटली कि कौन से मार्क्स आपके 100% श्योर है, तो किस किस में आपको डिस्टर्बेंस आ रही है। लेट्स, आप तमाम बच्चे आगाज कर रहे हैं, 15 नंबर आपके हाथ में, ये जस्ट बता रहा हूँ, इससे ज्यादा नंबर आप लेंगे इंशाल्लाह। 15 कंफर्म है, 15 में 56 को ऐड करें
अभी भी आपके पास कितने मार्क्स हैं? 70 जी। 71 मार्क्स अभी भी आपके पास मौजूद है ऑब्जेक्टिव पेपर करने के बाद। अब 71 में से